हेलो नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका भाई रमन सिंह और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो हमारे पेज सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको 5 नंबर के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। और इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इसी चैप्टर के 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के बाद में आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपके एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन वहीं से आने हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको वही रहेगा। जो उसका आंसर रहेगा वो वही रहेगा, जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आते इस पर। या तो क्वेश्चन आपको बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आपको समझा देंगे, उसका आंसर या तो खुद आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं है तो आपको ज्वाइन करना होगा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे पेज को, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 कह रहा है, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। यूरोप में 1871 के बाद में, यानी कि बाल्कन्स एक एरिया है, बाल्कन एक क्षेत्र है, तो उस बाल्कन में वो कौन सा कंडीशन था, वो कौन सा एक्सप्लोजिव कंडीशन था, वो कौन सा विस्फोटक परिस्थिति था जो कि फेमस हुआ था। प्रिवेल यानी कि फेमस होना, ठीक है, जो काफी ज्यादा प्रचलित था, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। यानी कि जो फ्रांस में जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो क्रांतिकारी थे, वो कौन कौन सा मेजर्स लेते हैं, वो कौन कौन सा स्टेप लेते हैं, वो कौन कौन सा प्रैक्टिस को यूज करते हैं ताकि वो अपने फ्रेंच पीपल, ताकि वो अपने फ्रांस के लोगों के बीच में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि यूनिटी का भाव को वहां पर पैदा कर सके। ठीक है, फ्रांस में जो लोग हैं उनके अंदर में एकता का भाव कैसे उत्पन्न होगा, वहां के लोग ये कैसे माने कि हम जितने भी लोग हैं वो एक ही देश के हैं, हम सभी एक ही हैं। तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए, इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वो क्या करते हैं, उस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब देखिए, जो नेपोलियन है वो फ्रांस में लोकतंत्र को, वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर देता है, वो वहां पे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके बावजूद सुनिए, देखिए, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन नेपोलियन भले ही लोकतंत्र को खत्म करता है, नेपोलियन भले ही डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसा काम करता है, वो कुछ इस प्रकार से काम करता है ताकि जो उसका सिस्टम है, जो उसका प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल रेशनल और एफिशिएंट हो, बिल्कुल मजबूत हो, बिल्कुल बेहतरीन हो। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो उदारवादी जो विचार है, जो उदारवादी लोकतांत्रिक विचार है, उस चीज को रिटेन नहीं कर पाता, उस चीज को बनाए नहीं रख पाता है। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये बात कर रहा है यूरोप के 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर का। ठीक है, यूरोप के 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में क्या होता है कि जो राष्ट्रवाद का भावना होता है, राष्ट्रवाद, वो उदारवादी लोकतांत्रिक विचार को मेंटेन नहीं कर पाता है, बनाए नहीं रख पाता है। आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है हमारे पीडीएफ में, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। यानी कि राष्ट्रवाद का जो भावना है वो तभी फैलेगा, वो तभी बढ़ेगा जब जितने भी लोग उस देश में रह रहे हैं, उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस बात को मानना स्वीकार कर ले, इस बात को मानना शुरू कर दे कि हम सभी एक ही देश के लोग हैं, हम सभी एक ही हैं, हम अलग नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अब अपने इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो हमारा देश इंडिया है, इसमें कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, यानी कि काफी सारे वेरिएशन है, लेकिन फिर भी हमारा जो है एकता बना हुआ है। एकता कैसे बना हुआ है, हमारे बीच में कोई चीज कॉमन है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई इस जाति का, कोई उस जाति का, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे बीच में कॉमन है। जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा है वो कॉमन है, जन गण मन है वो कॉमन है। तो जो कॉमन चीजें आती हैं तो उससे क्या होता है कि एक यूनिटी का भाव उत्पन्न होता है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद तभी बढ़ेगा, नेशनलिज्म तभी बढ़ेगा जब लोग ये मानना शुरू कर दे कि हम जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी एक ही राष्ट्र के, एक ही देश के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है। ये 5 क्वेश्चन हुआ, फिर इसको इरेज करते हैं और नया क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आते हैं आपके सामने में। हाँ, तो आगे अब हम नए क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। यानी कि 1830 का जो डिकेड था, जो दशक था, वो यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था, यानी कि उस समय में काफी ज्यादा आर्थिक तंगी था, काफी ज्यादा आर्थिक परेशानी था। ठीक है,
इस स्टेटमेंट को आपको 4 एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, सपोर्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फीयर। अब देखिए जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनके 4 आइडिया के बारे में बात करना है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर, यानी कि उनका आर्थिक स्फीयर के रूप में, आर्थिक स्फीयर के फील्ड में उनका क्या आइडिया था उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ वियना। जब ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन होता है तो उस ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में यूरोप में कौन कौन सा चीज देखने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पर उस चीज के बारे में लिखना है। इसी से सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 क्वेश्चन के बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और मेकिंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इस 3 क्वेश्चन का आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर हम डबल स्टार दिए हुए हैं, यहाँ पर सिंगल स्टार दिए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन काफी फेमस है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। और इस 3 में से तो एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से फॉर श्योर आना ही आना है। अगर मान लीजिए कि आपको इस 3 में से कोई 5 नंबर में नहीं आए, 3 नंबर में नहीं आए, लेकिन इसके अंदर जो लोग शामिल है इस यूनिफिकेशन में, इस तीनों में जो लोग शामिल है उन लोगों के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इस 3 क्वेश्चन को तो मतलब 100% याद कर ही लीजिएगा, बिना याद किए आप एग्जाम में बिल्कुल मजा आएगा इस 3 क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो खत्म होता है और आपको अंत में यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उस प्रकार से आप हमको मोटिवेट करने के लिए कम से कम वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सेक्टर से जितने भी एमसीक्यू आ सकते हैं कोशिश करेंगे सारे एमसीक्यू को, सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन को उसमें कवर कर ले। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।